फोलियो। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी तो अपने लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कैमरे ओपन कर लो यार तुम लोग अपने, ठीक है? सभी लोग अपने कैमरे को ओपन कर लें, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है आपके सीक्वेंशियल नेटवर्क देख रहे थे और ट्रांसमिशन लाइन के सीक्वेंशियल नेटवर्क हम लोग क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। अच्छा, पिछली बार दिक्कत आ रही थी तो पिछली बार का जो यूटिलाइजेशन का लेक्चर है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया है, ठीक है? कल परसों में मैं उसको पर्सनली रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, तो आज के लेक्चर से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा यूटिलाइजेशन का, ठीक है? तो जो एक लेक्चर रहेगा उसको 1-2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि मैंने आपको जो है कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में आपको पढ़ाया था, ठीक है? चलिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि लाइव क्लास करें। कई बार होता है कि लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, उसमें फिर आपकी डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग जो है बात करें जनरेटर के बारे में, ठीक है? जनरेटर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनरेटर के हम लोग सीक्वेंशियल नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अकर होगी तो आपके हर एक फेज में तीनों सीक्वेंशियल कंपोनेंट क्या होंगे, फ्लो करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो आप तीनों सीक्वेंशियल नेटवर्क का मॉडल बनाएंगे और फिर उनको कैसे कनेक्ट करना है वो फॉल्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो हम लोग देखना चाहते हैं कि जनरेटर का जब मैं पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाऊंगा तो उस नेटवर्क में पर फेज पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मुझे कौन कौन से कंपोनेंट दिखाने हैं, नेगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट में मुझे कौन कौन से कंपोनेंट दिखाने हैं, टोटल नेगेटिव सीक्वेंशियल आपका इंपीडेंस कितना होता है जनरेटर का, ठीक है, कितनी वैल्यू होती है, और जीरो सीक्वेंशियल इंपीडेंस नेटवर्क का क्या जो है जनरेटर का कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसमें न्यूट्रल के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे कि नहीं कंसीडर करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग को समझनी है, ठीक है? तो हेडिंग डालने बेटा, that is sequential network, sequential नेटवर्क। और जनरली जो जनरेटर हम यूज करते हैं वो कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है? तो सीक्वेंशियल नेटवर्क ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, सीक्वेंशियल नेटवर्क ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है? जनरेटर के हम लोग सीक्वेंशियल कंपोनेंट क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो जो मैं सिंक्रोनस जनरेटर ले रहा हूं, जनरली हम लोग कौन सा कनेक्शन लेते हैं, स्टार कनेक्शन लेते हैं। और यहां पर मैं ग्राउंडिंग का इफेक्ट भी कंसीडर कर रहा हूं कि ग्राउंडिंग कर रहा हूं, और जो ग्राउंडिंग में कर रहा हूं वो कितने इंपीडेंस के साथ कर रहा हूं, जेड एन इंपीडेंस के साथ मैंने क्या किया, ग्राउंडिंग किया। तो लेट अस कंसीडर इस 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, let us consider a 3 phase
synchronous generator with star connection, 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 या फिर having star connection, having star connection, having star connection with neutral is grounded, with neutral is grounded with Zn impedance. ठीक है, Zn impedance के साथ हमने उसको न्यूट्रल को क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं इसका सिंबल भी बना देता हूं कि मैं यहाँ पर एक 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर ले रहा हूं जिसकी वाइंडिंग आपकी किस कनेक्शन में है, स्टार कनेक्शन में है, और आपने न्यूट्रल को कैसी ग्राउंडिंग कर रखी है बेटा, Zn इंपीडेंस के साथ न्यूट्रल को क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। दिस इज Zn. Now this is nothing but the representation. This is the symbolic representation. This is your symbolic representation. This is your symbolic representation. ठीक है, चलो अब हम लोग पूरा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट लिखाऊंगा कि 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर में जब भी आपके पास अनबैलेंस लोड लगा होगा या फिर अनबैलेंस फॉल्ट अकर होगी, तो आपके जो इंड्यूस ईएमएफ होते हैं जनरेटर की वाइंडिंग में वो हमेशा बैलेंस होते हैं। केवल और केवल जो करंट है वो आपका अनबैलेंस होगा, और जो टर्मिनल वोल्टेज होंगे जनरेटर के वो आपके क्या होंगे, अनबैलेंस। और जो भी अनबैलेंस होगा उनमें आपके तीनों सीक्वेंशियल कंपोनेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। टर्मिनल वोल्टेज में भी 3 सीक्वेंशियल कंपोनेंट होंगे, करंट भी अनबैलेंस होगा, करंट में भी आपके जो है तीनों सीक्वेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, और बैलेंस सिस्टम में केवल और केवल पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इंड्यूस ईएमएफ आपके बैलेंस ही रहेंगे, फॉल्ट होने के बाद भी जनरेटर की वाइंडिंग में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो हमेशा बैलेंस वोल्टेज को या फिर बैलेंस फेजेस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट। इन 3 चीजों को मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जो है आपके तीनों सीक्वेंशियल नेटवर्क को बारी बारी से बनाऊंगा कि किसमें ईएमएफ कंसीडर करना है, किसमें ईएमएफ कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, क्या आप लोगों ने इतना लिख लिया, आगे चले, आगे चल सकते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं आपका 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर बना रहा हूं, और 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर जो मैं बनाऊंगा तो आप देखेंगे 3 फेज 3 फेज होंगे, तीनों फेज में आप क्या होंगी, वाइंडिंग होंगी, और वाइंडिंग में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, और ये इंड्यूस ईएमएफ आपस में कैसे होंगे, बैलेंस होंगे। ठीक है, जब आप जो है आपके सिंक्रोनस जनरेटर की वाइंडिंग को दिखाते हैं तो वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होता है, वाइंडिंग का सम रिएक्टेंस होता है। ठीक है, नाउ आई कैन बी टेक इट हियर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। चलिए मैं आगे बना रहा हूं, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। आपका वाइंडिंग में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, और वाइंडिंग का रिएक्टेंस होगा। ठीक है, वाइंडिंग का रिएक्टेंस सिंक्रोनस जनरेटर में हम लोग जो है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, यू कैन वाइंडिंग का रिएक्टेंस लेते हैं, रजिस्टर निगलेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द सिंक्रोनस reactance. Now this is the R phase का induced EMF होगा, R फेज का वाइंडिंग में, R फेज में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ER। ठीक है, दिस इज द ER, और बेटा जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है उसका इंपीडेंस लिख लो, दैट इज ZS। दिस इज ZS, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस इंपीडेंस, और इंपीडेंस के तौर पे मैंने क्या है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का जो इंपीडेंस है वही लिखा है जिसको हम ZS रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपका JX ऑफ S होगा,
जे एक्स ऑफ एस होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दिया, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंपीडेंस वर्ड यूज करते हैं, लेकिन दिखाते क्या है, रिएक्टेंस ही दिखाते हैं वाइंडिंग का, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं दिखाते, लेकिन लिखते हैं हम लोग जनरली इंपीडेंस है। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी जे एक्स ऑफ एस। रजिस्टिव पार्ट इसका क्या है, 0। 3 वाइंडिंग लेनी है और तीनों वाइंडिंग आपकी जो है क्या है बेटा, डेल्टा कनेक्शन में। ये आपने, मैंने आर फेज बनाया। नाउ दिस इज योर वाई फेज। वाई फेज की वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा और वाई फेज का की वाइंडिंग का दिस इज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। और यहां पर मैं बी फेज बना रहा हूं, ये बी फेज वाइंडिंग, और तीनों वाइंडिंग को आपने स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर रखा। तीनों फेज की वाइंडिंग को आपने स्टार कनेक्शन में कनेक्ट रखा है। ये आपका सिंक्रोनस इंपीडेंस है तीसरी वाइंडिंग का, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द दिस इज दिस इज ई वाई, वाई फेज का इंड्यूस ईएमएफ, ये वाई फेज का सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सिंक्रोनस रिएक्टेंस बराबर होंगे, ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस या फिर सिंक्रोनस इंपीडेंस बराबर होंगे, क्योंकि रिएक्टेंस वाइंडिंग होगी ना, वाइंडिंग वाइंडिंग से जब करंट पास करेगा, चूंकि बैलेंस सिस्टम ही होता है, ठीक है, यहां लिख रहा हूं। वाई फेज में इंड्यूस ईएमएफ, नाउ दिस इज द सिंक्रोनस इंपीडेंस या फिर सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज नथिंग बट द आर फेज। ये आपका आर फेज है, ये आपका वाई फेज है, और ये आपका बी फेज है। स्टार कनेक्शन में आपने कनेक्ट किया है, ठीक है, स्टार कनेक्शन। नाउ दिस इज योर आर फेज, दिस इज योर वाई फेज एंड दिस इज योर बी फेज। चलो, आर फेज में हम लोग करंट मान रहे हैं, आर फेज में करंट है आई आर, वाई फेज में करंट है आई वाई, और बी फेज में करंट है दिस इज आई बी। बी फेज में करंट है आई बी, ठीक है। चलिए, अब आप देखेंगे मैं आपके हर एक फेज के टर्मिनल वोल्टेज को, किसी भी वोल्टेज को हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। हमेशा किसके रिस्पेक्ट में दिखाते हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं टर्मिनल वोल्टेज को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखा रहा हूं, तो यहां पर मैं ग्राउंड मान लेता हूं, दिस इज योर ग्राउंड, दिस इज योर ग्राउंड। हमेशा वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताया जाता है, टर्मिनल के वोल्टेज, दिस इज योर ग्राउंड। नाउ दिस इज योर ग्राउंड विल बी देयर, ग्राउंड बोलिए या फिर अर्थ बोलिए, अर्थ पोटेंशियल जो कि 0 वोल्ट है, ठीक है। चलो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो आर फेज का टर्मिनल वोल्टेज है, दिस इज आर फेज का टर्मिनल वोल्टेज है, दिस इज वी आर। वाई फेज का जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट द वी वाई, और बी फेज का जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट द वी बी। ये बी फेज का टर्मिनल, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है ना। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डाउन करते, अभी डाउन करते हैं, पहले मुझे फिगर बना ले दे। यहां पर मैंने क्या किया, न्यूट्रल, दिस इज योर न्यूट्रल, स्टार कनेक्शन है। नाउ दिस इज योर न्यूट्रल पॉइंट, और न्यूट्रल को मैंने क्या किया, जेडन इंपीडेंस के साथ क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। नाउ ये न्यूट्रल है, ठीक है। नाउ जेडन इंपीडेंस के साथ आपने न्यूट्रल को ग्राउंड पे कनेक्ट कर, जेडन, दिस इज योर जेडन इंपीडेंस, दिस इज कॉल्ड जेडन इंपीडेंस, ठीक है।
नाउ दिस इज योर ग्राउंड। अच्छा यहां पर आप देखेंगे तीनों फेज के करंट, हेलो, इस नोड पे तीनों फेज से करंट जा रहे हैं। हेलो, सोर्स में न्यूट्रल पे करंट आता है और लोड में न्यूट्रल से करंट जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट द, अगर मैं दिखाना चाहूं यहां पर आपका कितना करंट है, आर फेज का करंट है, यहां पर वाई फेज का करंट है और यहां पर बी फेज का करंट है, ठीक है। जब भी न्यूट्रल में करंट आप दिखाएंगे, सोर्स में, जनरेटर है सोर्स, तो न्यूट्रल में करंट आएगा और जो न्यूट्रल करंट होगा वो तीनों फेज के फेजर एडिशन के बराबर होगा। और बेटा न्यूट्रल का करंट ऐसे फ्लो करेगा, न्यूट्रल का करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा, तो न्यूट्रल के इंपीडेंस, न्यूट्रल के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इज न्यूट्रल के इंपीडेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही आपके न्यूट्रल का भी पोटेंशियल होगा। न्यूट्रल के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वही आपका क्या होने वाला है, न्यूट्रल का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो इसको दिखा देते हैं। चलो इसकी पोलैरिटी जरा देखिएगा, मैं पोलैरिटी कैसे, न्यूट्रल के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्लस माइनस Vn, दिस इज कॉल्ड प्लस माइनस Vn। ये क्या है, न्यूट्रल का पोटेंशियल। अगर ये ग्राउंड पोटेंशियल पे तो न्यूट्रल का पोटेंशियल का, अगर इस न्यूट्रल के इंपीडेंस के क्रॉस Vn वोल्टेज है तो न्यूट्रल का वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vn। न्यूट्रल के वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करें Vn, मेरी बात समझ है, न्यूट्रल का वोल्टेज कभी पूछा जाएगा Vn। ये ग्राउंड है, जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपका पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा, Vn, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल Vn हो जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी Vn। न्यूट्रल के इंपीडेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है वही आपका न्यूट्रल वोल्टेज विल बी देयर। फिगर बना इसको, ये एग्जैक्ट फिगर है। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट को आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल क्लियरली चीजें आपको पढ़ा रहा हूं। बैलेंस सिस्टम में जनरली न्यूट्रल का करंट आपका 0 होता है बैलेंस सिस्टम में, लेकिन अगर सिस्टम अनबैलेंस है तो न्यूट्रल से करंट फ्लो करेगा राहुल। अगर सिस्टम अनबैलेंस है, हम लोग अनबैलेंस सिस्टम की एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है, और अनबैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल से करंट फ्लो करता है। और हमेशा आपको मालूम है कि न्यूट्रल से केवल कौन सा सीक्वेंशियल कंपोनेंट फ्लो कर पाएगा, डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर बनाइए न्यूट्रल की। इनकी सोर्स में आपका करंट जाता है, वाइंडिंग से करंट जाएगा, सोर्स आपका करंट देगा, तो ये कहीं ना कहीं से करंट आएगा ना, तो कहां से करंट आएगा, न्यूट्रल से आएगा। पगला गए हो क्या राहुल, सुशील कुमार राणा भाई, तुम लोग टाइम से आओ, मैं बार बार आपको हेडिंग नहीं दिखा पाऊंगा। जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए, अपलोड हो जाए, फिर वहां पर हेडिंग देखते रहिएगा। मेरे पास यही टाइम नहीं है कि मैं आपको जो है हेडिंग दिखाता रहूं। आपको मैं टाइमिंग लिख के भेजता हूं, टाइमिंग से क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि मैं टाइम का पंक्चुअल इंसान हूं। हो गया, आगे चले। अगर फिगर बना लिया हो, यहां मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अगर मैं अपने ये थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर में ये जो ईएमएफ जनरेट होते हैं वाइंडिंग में, आर फेज, वाई फेज, बी फेज में ये जो ईएमएफ इंड्यूस होंगे ये हमेशा बैलेंस होंगे, चाहे फॉल्ट हो चाहे ना हो, ठीक है। किसी भी कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है आपके सिंक्रोनस मशीन की वाइंडिंग में, वो हमेशा बैलेंस होता है। क्यों बैलेंस होता है समझते हैं। लेकिन जब भी फॉल्ट अकर होगी या फिर अनबैलेंस सिस्टम की कंडीशन होगी, या फिर अनबैलेंस सिस्टम कैसे बना सकता हूं, आप अनबैलेंस लोड कनेक्ट कर दिए। अगर अनबैलेंस लोड कनेक्ट होगा या फिर अनबैलेंस फॉल्ट अकर होगी, तो हमेशा आपका जो है जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज जनरेटर की जो टर्मिनल वोल्टेज है, दैट इज वी आर, वी वाई और बीबी, ये अनबैलेंस होंगे और करंट आपके क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस। ये अनबैलेंस होंगे, ये कभी भी अनबैलेंस नहीं होने वाले, ठीक है। इस स्टेटमेंट को लिखता हूं और वन बाय वन करके मैं तीनों स्टेटमेंट आपको समझाता हूं। जो अनबैलेंस होगा उनमें हमेशा तीनों सीक्वेंशियल कंपोनेंट होंगे, और जो बैलेंस होगा उसमें केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा। ये चीज समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो बार बार रटते रहेंगे, रटना नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, क्या इफेक्ट आता है वो आपको समझ में आ जाएगा। यूटी का लेक्चर अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि पिछली बार जो लेक्चर मैंने लिया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसको मैं आज या कल में जब मुझको टाइम मिलेगा तो मैं सेपरेटली उसको जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप डायरेक्टली जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं तभी मेरे साथ क्लास करें। चले आगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं
ऊपर कर दीजिए सर, ऊपर ऊपर कुछ नहीं होगा, जितना आपको पढ़ाया है वहीं से आप लिखिए, जिस समय आप ज्वाइन हुए उसी समय आप करिए भाई, टाइम से तुम लोग नहीं आते, मैं ऊपर नीचे कर। चलो आगे चले, हो गया। चलो स्टेटमेंट लिखे, इन केस ऑफ, आपको सिस्टम, अब ये बताइए आपके पास ये 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर है, इसको आप अनबैलेंस करना चाहते हैं। अनबैलेंस करने के लिए मैंने बताया था कि आप अनबैलेंस लोड लगा दीजिए, या फिर आप क्या करिए, आपकी कोई भी अनबैलेंस फॉल्ट हो जाए, अनबैलेंस फॉल्ट का मतलब असिमेट्रिकल फॉल्ट, दैट इज एलजी फॉल्ट हो जाए, या फिर आपका जो है एलजी फॉल्ट हो जाए, या फिर डबल एल फॉल्ट हो जाए, या फिर डबल एलजी फॉल्ट हो जाए, कोई सी भी एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो जाएगी तो सिस्टम आपका कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस। 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर जब भी अनबैलेंस होगा तो टर्मिनल वोल्टेज उसके अनबैलेंस होते हैं, टर्मिनल करंट अनबैलेंस होते हैं, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा किस केस में रहेंगे, बैलेंस। इसको समझने की कोशिश करते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखिए, लिखें स्टेटमेंट, इन केस ऑफ, in case of unbalanced load, in case of unbalanced load या फिर unbalanced fault, अनबैलेंस फॉल्ट, या फिर आप बोल सकते हैं इसी फॉल्ट को बोलते हैं, अनबैलेंस फॉल्ट को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, जब भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अकर होगी, इन केस ऑफ अनबैलेंस लोड और अनबैलेंस फॉल्ट या फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, द टर्मिनल वोल्टेज इन द 3 फेज synchronous generator, in 3 फेज synchronous generator, the terminal voltage voltages and currents, terminal voltage and currents are unbalanced, अनबैलेंस। 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर में जब भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अकर होगी तो उसके टर्मिनल वोल्टेज और करंट अनबैलेंस होंगे, आर अनबैलेंस, बट induced EMF in the winding are always balanced, वो हमेशा कैसे होंगे, बैलेंस रहेंगे। वो हमेशा कैसे रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब इन दोनों चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको समझिए क्योंकि तभी आप सीक्वेंशियल नेटवर्क भी समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां मैं आपके पास 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर बना रहा हूं। 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर में आपके पास 2 चीज होंगे, एक तो स्टेटर होगा, दूसरा आपका रोटर होगा। स्टेटर में हमारी वाइंडिंग होंगी, ठीक है, ठीक है, जो वाइंडिंग हम रखते हैं, आपकी सिंक्रोनस जनरेटर की जो वाइंडिंग रखी जाती है, 3 फेज वाइंडिंग जो रखी जाएंगी वो स्टेटर में रखी जाएंगी, और जो हम फील्ड जनरेट करेंगे, फील्ड वाइंडिंग जो हम रखेंगे या फिर जो एक्साइटेशन, जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, उसकी वाइंडिंग हम रखेंगे रोटर में। और डबली एक्साइटेड मशीन होती है, ठीक है, अगर मोटर है तो आप जो है स्टेटर में भी सप्लाई देंगे और आपका जो है दैट इज आप जो है फील्ड वाइंडिंग में भी एक्साइटेशन देंगे। ठीक है, लेकिन जनरेटर के केस में क्या होगा कि आप जो है केवल फील्ड वाइंडिंग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और फील्ड वाइंडिंग को प्रोड्यूस कर, फील्ड फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए फील्ड वाइंडिंग जो कि रोटर में रखी होती है, रोटर को रोटेट करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझा रहा हूं कि आपका जब भी 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट होंगे, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होंगे, वो हमेशा बैलेंस होंगे। बैलेंस होने का मतलब कि तीनों वाइंडिंग में जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा,
और तीनों वाइंडिंग के जो ईएमएफ जनरेट होंगे उनके बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है, चल समझने की कोशिश करिए, समझाता हूं। क्या लिख लिया स्टेटमेंट? पहले हम लोग इंड्यूस ईएमएफ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे चूंकि तीनों फेज आइडेंटिकल है, तीनों फेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न बराबर होंगे, फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो सबके लिए कॉमन रहेगा, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा हर एक वाइंडिंग में वो बराबर होने वाला है। फार्मूला भी अभी लिखने वाला हूं, ठीक है, चलिए आ जाइए। नाउ दिस इज नथिंग बट द स्टेटर। चल नाउ ये आपका जो है स्टेटर वाइंडिंग है जिसमें कि स्लॉट बने होंगे। ठीक है, स्लॉट बना रहा हूं। फेज ए की वाइंडिंग यहां रखी होगी। ठीक है, नाउ दिस इज योर फेज ए। चलो दिस इज फेज ए की वाइंडिंग मैंने यहां रखी है। ठीक है, इसको बोल रहे हैं ए डैश, या फिर आर बोल देते हैं, आर फेज है ना, आर फेज, आर आर डैश। ठीक है, यहां से मान लीजिए कि यहां से आपका कंडक्टर जा रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, प्रसाद खा रहे हैं बेटा, आज नवरात्रि थी, आज मैं मंदिर भी गया था, प्रसाद मैंने खा लिया, तुम लोग खाओ। ठीक है, यहां से कंडक्टर जा रहा है और यहां से कंडक्टर निकल रहा है, तो एक में आप डॉट दिखाइए, एक में क्रॉस, कहीं भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो ये आपका आर फेज की वाइंडिंग मैंने बनाई है, आर फेज की, थ्री फेज वाइंडिंग है ना, आर फेज की वाइंडिंग। नाउ दूसरा आपका जो है वाई फेज, वाई फेज आपका, वाई फेज की जो वाइंडिंग होगी इससे 120 डिग्री क्या होगी, स्पेस में डिस्प्लेस्ड होगी, 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द आर फेज, ये आर फेज है। वाई फेज की जो वाइंडिंग होगी वो स्पेस में इससे 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेस में होगी। चलो यहां पर मैं जो है वाई फेज की वाइंडिंग रख रहा हूं, ये वाई फेज का स्लॉट बना रहा हूं, यहां पर मैं वाई फेज की वाइंडिंग रखूंगा। ठीक है, यहां पर वाई फेज की वाइंडिंग रखी है, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, यहां पर आपकी वाई 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 फेज की वाइंडिंग है, और बेटा वाई फेज से 120 डिग्री में बी फेज की वाइंडिंग होगी। ठीक है, इससे 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस में, स्पेस में फेज डिस्प्लेसमेंट है 120 डिग्री पे आपकी बी फेज की वाइंडिंग होगी। ये बी फेज है, बी बी डैश, दिस इज बी बी डैश। ठीक है, पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि तीनों फेज की वाइंडिंग कैसी है, आइडेंटिकल है। जितने नंबर ऑफ टर्न आपके आर फेज में होंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्न वाई फेज में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ टर्न बी फेज में होंगे। फेज नंबर ऑफ टर्न इन ईच फेज इज इक्वल, आइडेंटिकल वाइंडिंग है। और ये वाइंडिंग एक दूसरे से कितने डिस्प्लेसमेंट में है, स्पेस डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, स्पेस में कितने कितने एंगल पे डिस्प्लेसमेंट है। आर फेज से वाई फेज आपका 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट में है, वाई फेज से बी फेज आपका 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, स्पेस में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, एंड दैट इज दिस इज आल्सो 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चल ना उसके बाद जो है मैं आपका रोटर भी बना रहा हूं। ठीक है, अब जो है रोटर, रोटर में क्या होगा, हम लोग फील्ड एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन देंगे तो फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। यहां मैं रोटर बनाने जा रहा हूं, दिस इज योर रोटर, ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज द रोटर, ब्लैक कलर से मैं रोटर बना रहा हूं। दिस इज योर रोटर, इसको थोड़ा सा जो है छोटा छोटा लिख देते हैं, जो 120 डिग्री दिखाया कि आपको कंफ्यूजन कम से कम रहे।
क्योंकि डिप्लोमा के लड़के कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, पढ़ते कम। ठीक है, चलो 120 120 फेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज 120 120 एंड दिस इज द 120। दिस इज योर स्टेटर। ये मैंने स्टेटर बनाया है। स्टेटर में आपके पास 3 वाइंडिंग है, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, और इनको आपने स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करके यहां से टर्मिनल बाहर निकालना। आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। ये तीनों को आपने, तीनों वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट कर यहां से टर्मिनल बाहर निकले हैं, टर्मिनल। ठीक है, यहां से टर्मिनल बाहर निकले। जनरेटर है इसलिए करंट आपका सप्लाई करेगा, आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। ठीक है, चलो रोटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग आपका जो है फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर आपकी कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द फील्ड वाइंडिंग। अच्छा, रोटर, जनरेटर में हम क्या करेंगे, प्राइम मूवर लगा के रोटर को रोटेट करेंगे। ठीक है, प्राइम मूवर लगा के रोटर को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। या मैं फील्ड वाइंडिंग आपका क्या करने वाला हूं, ये फील्ड वाइंडिंग जो कि फील्ड एक्साइटेशन या फिर आपका फील्ड फ्लक्स क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। नाउ दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग जो कि रोटर पे रखे। ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया, दिस इज योर रोटर, दिस इज रोटर, और ये जो मैंने पिंक कलर से बनाई ये आपकी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग है, यहां पर एक्साइटेशन देंगे तो आपका फील्ड फ्लक्स क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, और बेटा हम इस रोटर को क्या करें, प्राइम मूवर की हेल्प से क्या करें, रोटेट करें। दिस रोटर कैन बी रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। ठीक है, नाउ दिस इज प्राइम मूवर। प्राइम मूवर से हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और रोटेट करने से आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर जब हम लोग जो है क्या करेंगे, एक्साइटेशन देंगे तो रोटर में क्या होंगे, पोल जनरेट होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो फील्ड के पोल होंगे और जिनकी वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जब भी पोल बनेंगे तो नॉर्थ पोल से हमेशा फ्लक्स निकलेगा और साउथ पोल में फ्लक्स आपका क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने एक्साइटेशन दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाइंडिंग से करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर आपके क्या चुंबक बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। और बेटा उस इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेट बनेगा, ठीक है, इस करंट की वजह से जो मैग्नेट बनेगा, ये हम मान रहे हैं उसका फील्ड का नॉर्थ पोल है और ये फील्ड का साउथ पोल है। ये मैंने फील्ड के फ्लक्स बताए। और जो मेरा रोटर है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटर इज रोटेटिंग, या फिर जो रोटर की स्पीड होगी एनआर, रोटर की स्पीड किसके बराबर होगी, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी। ठीक है, इतना बनाएंगे। इतना फिगर बनाइए। अच्छा ये बताइए, अब मेरी बात सुनिएगा, फिगर बना लिया तो मैं अपनी बात को बोलना स्टार्ट करूं, और क्लास प्रॉपर करिएगा जो है, क्योंकि अभी मैं परसों से ऑफलाइन क्लास लूंगा इसी के आगे से। एनजी, एनजी कहां लिखा है भाई, एनजी नहीं लिखा है, ये आपका जो है
फील्ड वाइंडिंग की वजह से यहाँ पर क्या होगा, चुंबक बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। मतलब फील्ड की वजह से जो नॉर्थ, दैट इज एनएफ लिखा है, एनएफ मतलब फील्ड का नॉर्थ पोल, और ये क्या है, फील्ड का साउथ पोल, एसएफ। परसों मैथ, हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से 2-4 दिन में मैथ खत्म हो जाएगा। कितना बचा है तुम लोगों का मैथ? आज तो मेरे ख्याल से वर्क वर्क पढ़ाया होगा सर ने। हम्म, बिल्कुल। एनआर, जो मैं रोटर को रोटेट कर रहा हूं, किस स्पीड से रोटेट कर रहा हूं, सिंक्रोनस स्पीड से। जो रोटर है उसको मैं प्राइम मूवर से क्या कर रहा हूं, जनरेटर में क्या करते हैं, प्राइम मूवर से आप क्या करते हैं, रोटर को रोटेट करते हैं, और यहां से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये फ्लक्स आपके स्टेटर के कंडक्टर से क्या करेगा, लिंक करेगा, और जब ये आपका जो है ये फ्लक्स आपके स्टेटर के कंडक्टर से लिंक करेगा तो आपके स्टेटर के कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और यहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लोड लगा देंगे तो क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, आपको क्लियरली चीजें समझ में आ जाएंगी। चले आगे, चले, चलिए। पहली चीज हमने कैसी वाइंडिंग ली है बेटा, आइडेंटिकल वाइंडिंग है, तीनों फेज में नंबर ऑफ टर्न बराबर है। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही आप जो है फील्ड में क्या करेंगे, एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेंगे, फील्ड फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और जो फील्ड फ्लक्स है वो आपकी वाइंडिंग से क्या करेगा, लिंक करेगा, जिसकी वजह से तीनों वाइंडिंग में ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस। ईएमएफ की वैल्यू लिखने थे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द ईएमएफ। एक्साइटेशन यहां पर जो देते हैं डीसी एक्साइटेशन, तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, लेकिन ये जो फ्लक्स है वो समय के साथ क्या कर रहा है, रोटर का, आप देखेंगे थोड़ी देर आपका फ्लक्स यहां पर होगा, थोड़ी देर बाद फ्लक्स यहां होगा, फ्लक्स तो टाइम के साथ कंटिन्यूअस आपका जो फ्लक्स है इसी से लिंक नहीं करेगा आपका, चूंकि रोटर रोटेट कर रहा है तो फ्लक्स टाइम के साथ जो लिंक करेगा वो क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर वेरी करेगा तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं देवेश कुमार? चलो चलते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहली चीज हम लिख रहे हैं कि रोटर को रोटेट करेंगे तो जो फ्लक्स होगा वो वाइंडिंग से लिंक करेगा, और आपका जो है फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ वेरी कर रहा है। भैया हम जो है हाथ से ये मोटर नहीं है, ये जनरेटर है। जनरेटर में आपने प्राइम मूवर से रोटर को रोटेट किया क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है विकास वर्मा। ठीक है, मोटर जनरेटर में कंफ्यूज ना हो, लिखे जरा, थ्री आइडेंटिकल थ्री आइडेंटिकल three identical winding are placed. Three identical winding are placed in the three-phase synchronous generator. Synchronous generator. सिंक्रोनस जनरेटर में 3 आइडेंटिकल वाइंडिंग क्या होती है, हर एक फेज में क्या होती है, प्लेस्ड होती है। ठीक है, तीनों में नंबर ऑफ टर्न बराबर है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न बराबर है, तीनों से बराबर बराबर, हेलो, पहले ये जो नॉर्थ पोल है, हेलो, फील्ड का जो नॉर्थ पोल है वो पहले आर फेज से लिंक करेगा, तो आर फेज में थोड़ी देर बाद ये जो आपका फील्ड का नॉर्थ पोल है वो घूमते घूमते किस फेज में आ जाएगा, वाई फेज में। उस समय वाई फेज में वोल्टेज इंड्यूस होगा, फिर ये नॉर्थ पोल कुछ देर के बाद बी फेज की पास आ जाएगा, बी फेज में। तो तीनों फेज में जो फ्लक्स लिंकेज होगा फील्ड की वजह से वो बराबर होगा, क्योंकि सेम जो आपका जो है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यही आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, यही फ्लक्स आपके तीनों फेज से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, सो दैट three identical winding are placed in three-phase synchronous generator, so that same
मैग्नीट्यूड same magnitude will be same magnitude या फिर same magnitude of induced EMF, same magnitude of induced EMF is generated in each phase, हर एक फेज में बराबर मैग्नीट्यूड का ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। एंड उसकी जो वैल्यू होगी तीनों फेज में, आर फेज, वाई फेज और बी फेज में बराबर बराबर ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको मैं मैग्नीट्यूड को ई से रिप्रेजेंट करूं। इसका जो फार्मूला होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 पाई एफ into number of turn in each phase into field flux into kW। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। ये मैंने आपको जो है जब इंडक्शन मशीन पढ़ा रहा था तो वहां भी आपका जो है हर एक फेज में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये फार्मूला मैंने लिखा था, इतना वोल्टेज हर एक फेज में क्या होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, पर फेज वोल्टेज बता रहा हूं तो किसके टर्न लेने, फेज के। हर एक फेज में, हेलो, हर एक फेज में बराबर बराबर नंबर ऑफ टर्न है, बराबर बराबर नंबर ऑफ टर्न है। आपका फील्ड फ्लक्स भी कैसा है, बराबर है। और के डब्ल्यू क्या, वाइंडिंग फैक्टर। वाइंडिंग आपका जो है, जो वाइंडिंग होगी वो आपकी कैसी होगी बेटा, यहां तो मैंने कंसंट्रेटेड दिखाया है, वाइंडिंग आपकी डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेशन के लिए ईएमएफ अलग हो जाएगा। तो ये फैक्टर लिया गया है कि अगर आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है तो केडब्ल्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये फैक्टर लिया जाता है जनरल फार्मूला बनाने के लिए। केडब्ल्यू रिप्रेजेंट करा वाइंडिंग फैक्टर। वाइंडिंग का कैसा अरेंजमेंट किया गया है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है कि आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आपका वाइंडिंग फैक्टर कहलाता है, वाइंडिंग फैक्टर। आप ये बताइए तीनों वाइंडिंग में, हेलो, तीनों वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या बराबर होगा, तीनों फेज पे नंबर ऑफ टर्न बराबर है, फील्ड फ्लक्स भी तीनों के लिए क्या है, सेम है। देखो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड कर रहा है और फील्ड फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। फील्ड फ्लक्स भी सबके लिए क्या है, सेम है। आइडेंटिकल वाइंडिंग है तो हो सकता है, आइडेंटिकल वाइंडिंग का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न हर एक फेज में, आर फेज वाई फेज में नंबर ऑफ टर्न भी बराबर है और दैट इज वाइंडिंग फैक्टर भी बराबर होगा। तीनों फेज में या तो कंसंट्रेटेड होगा या तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक ही टाइप की वाइंडिंग होगी। तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए फॉल्ट अकर होती है, अगर आपके जनरेटर में फॉल्ट अकर होती है, मान लो जनरेटर के टर्मिनल में फॉल्ट अकर होगी, तो क्या नंबर ऑफ टर्न बदलेगा क्या वाइंडिंग में, नंबर ऑफ टर्न नहीं बदलेगा। क्या फील्ड का फ्लक्स बदलेगा क्या, फील्ड का फ्लक्स भी नहीं बदलेगा और ना ही वाइंडिंग का जो है अरेंजमेंट है वो बदलेगा। तो आप देखेंगे क्या ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो चाहे फॉल्ट हो चाहे फॉल्ट ना हो, हमेशा आपके सिंक्रोनस जनरेटर की वाइंडिंग में बराबर बराबर ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा। और ये जो ईएमएफ जनरेट होगा ये फॉल्ट पे नहीं डिपेंड करेगा, चाहे कैसा भी लोड लगाओ, आपके नंबर ऑफ टर्न तीनों फेज में बराबर है, आपका फील्ड का फ्लक्स भी तीनों वाइंडिंग के लिए बराबर है और दैट इज वाइंडिंग फैक्टर भी क्या है, बराबर है। मैग्नीट्यूड विल नॉट बी चेंज, मैग्नीट्यूड विल नॉट बी चेंज। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, क्या तो इसका मतलब तीनों जो है फेज में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका मैग्नीट्यूड मैं हमेशा कितना लिखूंगा, ई। हेलो, तीनों फेज के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, मॉड में फेज का साइन लगा सकते हैं, हाँ यहाँ फेज लिख दो ना, फेज वोल्टेज के बारे में बात कर। ठीक है ना, अच्छा ये बताइए ये तीनों जो ईएमएफ होंगे क्या एक दूसरे से 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड होंगे, ये बताइए। सबसे पहले आपका जो है, ये सबसे पहले जो रोटर का जो नॉर्थ पोल है वो किस वाइंडिंग की तरफ आएगा, आर फेज में। इसके कितनी देर के बाद, 120 डिग्री के बाद
ये जो रोटर का नॉर्थ पोल है वो किस फेज में आएगा, वाई फेज। तो पहले आपका जो है मान लीजिए 0 डिग्री पे आर फेज पे वोल्टेज जनरेट होगा, उतना ही वोल्टेज कितनी देर के बाद, ये रोटर का नॉर्थ पोल कितनी देर के बाद वाई फेज में पहुंचेगा, 120 डिग्री के बाद। वाई फेज के 120 डिग्री के बाद बी फेज में आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो आप देखेंगे पहले आर फेज में जनरेट हुआ, उसके 120 डिग्री बाद वाई फेज बाद, और फिर उसके 120 डिग्री बाद वी फेज। या फिर ऐसा भी मान सकते हैं, मान लीजिए जब रोटर के नॉर्थ पोल आपका जो है यहां पर है, आर फेज के समान सामने है, तब आर फेज में मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट हो रहा था। अगर आपका जो है रोटर का नॉर्थ पोल आपकी वाइंडिंग के सामने है, तो मान के चल रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगा उस वाइंडिंग में, ठीक है। तो ये बताइए, मान लीजिए इस समय इंस्टेंट 0 है, ठीक है, 0 इंस्टेंट में रोटर का नॉर्थ पोल आर फेज की वाइंडिंग के सामने, तो आर फेज पे मैक्सिमम वोल्टेज है। उसके 120 डिग्री के बाद ये जो रोटर का नॉर्थ पोल होगा वो वाई फेज के सामने आ जाएगा। तो इसके आर फेज के मैक्सिमम वोल्टेज आपका 0 डिग्री में हो रहा है, उसके 120 डिग्री बाद वाई फेज के सामने हो जाएगा रोटर का नॉर्थ पोल, तो वाई फेज का वोल्टेज मैक्सिमम होगा। फिर उसके 120 डिग्री बाद जो रोटर का नॉर्थ पोल है वो बी फेज के सामने आ जाएगा, तो बी फेज का वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम। तो सबसे पहले आर फेज में वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, उसके 120 डिग्री बाद वाई फेज का वोल्टेज मैक्सिमम होगा, उसके 120 डिग्री के बाद बी फेज का वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो तीनों फेज के वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है, पहले आपका आर फेज मैक्सिमम है, उसके 120 डिग्री बाद वाई फेज, और उसके 120 डिग्री बाद बी फेज आपका कैसा है, मैक्सिमम है। तो तीनों आपकी वाइंडिंग के ईएमएफ में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कितने का फेज डिफरेंस होगा, 120 120 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। स्पेस में रखी है, स्पेस में जो वैल्यू यहां पर आएगी उसके 120 डिग्री बाद भी आपकी वही वैल्यू, आपकी मैक्सिमम वैल्यू वाई फेज में आएगी, और वही मैक्सिमम वैल्यू बी फेज में उसके 120 डिग्री के बाद आएगी। तो अगर मैं इनको फेजर फॉर्म में लिखूं, तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों ईएमएफ जो जनरेट हो रहे हैं मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर, और साथ ही साथ तीनों के बीच कितना फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होंगे, जो वैल्यू आर फेज में आ रही, सेम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 120 डिग्री के बाद आ रही है, और वही सेम वैल्यू आपके वाई फेज के बाद आपके बी फेज में आ रही है। तो मैं लिख रहा हूं दैट इज आपका जो है, अगर मैं इनको फेजर फॉर्म में लिखूं, तो आर फेज का, आर फेज में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड ई होगा, मैग्नीट्यूड ई है, और इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं 0 डिग्री, आर फेज का ईएमएफ। वाई फेज में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड भी इतना होगा, लेकिन बेटा जो वैल्यू बेटा आर फेज में आ रही है उसके कितनी देर बाद वाई फेज में आएगी, 120 डिग्री। तो वाई फेज का जो वोल्टेज होगा वो आर फेज से 120 डिग्री लैग करेगा। और बेटा जो बी फेज का वोल्टेज होगा, बी फेज के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, लेकिन कितनी देर के बाद आपका लाई करेगा, इससे वाई फेज से 120 डिग्री, तो रेफरेंस कितना हो जाएगा, -240। और -240 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं +120। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यहां से आपको दिख रहा होगा कि तीनों फेज में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, बराबर, तीनों एक दूसरे से 120 120 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट में है। तो ये तीनों के तीनों जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होंगे वो कैसे होंगे, बैलेंस। आपका ईएमएफ कभी भी अनबैलेंस नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जो ईएमएफ है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न, दैट इज फील्ड फ्लक्स, और आपका वाइंडिंग फैक्टर में फॉल्ट होने से नंबर ऑफ टर्न किसी भी फेज में नहीं बदलेंगे, फ्लक्स भी आपका फील्ड वाइंडिंग का नहीं बदलेगा, और आपका वाइंडिंग फैक्टर भी नहीं बदलेगा। यहां लिख देता हूं वेयर, वेयर ई रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इंड्यूज ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को, जिसकी वैल्यू कितनी है, √2 पाई एफ नंबर ऑफ टर्न इन ईच फेज, दैट इज फील्ड फ्लक्स इनटू kW। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो स्पीड पे मैटर करेगी, कितनी स्पीड से रोटेट करें, F इक्वल टू कितना होता है, Pn डिवाइडेड बाई 120 डिग्री। तो अगर आपको 50 हर्ट्ज पे ईएमएफ को जनरेट करना है, 2 पोल की मशीन है, तो जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो 3000 होगी।
अगर 4 पोल की मशीन है तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होने वाली है, दैट इज नथिंग बट द 1500 होने वाली है। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। The induced EMF in three-phase synchronous generator, three-phase synchronous generator are always equal in magnitude and the phase displacement between any, लिख रहा हूं, equal in magnitude and the phase difference between any two EMF या फिर and displacement या फिर displaced लिखो, displaced and displaced ये लिख देते हैं। और बेटा तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से कितने डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है, स्पेस में 121, जिसकी वजह से ईएमएफ भी कितना, जो इंड्यूस होंगे उनके बीच में भी कितना फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड 3 वाइंडिंग्स आर displaced by 120 degree in space। 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर में जो वाइंडिंग होती है, तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री के डिस्प्लेस में होती है, डिस्प्लेस होती है स्पेस में, सो दैट induced EMF in the winding are displaced या फिर so that induced EMF in the winding are in 120 degree phase displacement, phase 120 phase difference, phase difference always, जिससे कि आपकी वाइंडिंग में जो ईएमएफ जनरेट होगा उनके बीच में कितना फेज में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, 120 डिग्री। मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पे फेज डिस्प्लेसमेंट है, हेंस so that in 3-phase synchronous generator the induced EMF is always balanced। कुछ भी हो जाए ये हमेशा बैलेंस्ड रहेंगे, always balanced। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। इंड्यूस ईएमएफ हमेशा कैसे होंगे, बैलेंस रहेंगे। अगर मैं बनाना चाहूं, अच्छा अगर तीनों ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ आपके बैलेंस है तो उनमें कौन सा सीक्वेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट होगा? ईएमएफ में केवल आपका पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी निकाल लेते हैं।
तीनों फेज में केवल और केवल आर फेज, वाई फेज, बी फेज में केवल और केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, और वो पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने की कोशिश करते हैं। इधर आई, ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बराबर या निकालने की कोशिश करते हैं। इधर आई, चलिए यहां मैं फिगर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या आप लोगों ने लिख लिया है? आगे चल सकते हैं। ये मैं आपको सबसे टफ पार्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो एलजी, डबल एलजी, ये सब पार्ट में कुछ नहीं है, वो तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा, ठीक है। इसलिए पेशेंस रखते हुए समझने की कोशिश करें। 2-3 दिन की क्लास थोड़ा टफ है। टफ होने का मतलब कि जिस तरह से चल रही इसी तरह से चलेगी, मतलब आपको वाइंडिंग वाइंडिंग थोड़ा सा बनानी पड़ेगी बस, बाकी कुछ टफ नहीं है। चले आगे, आ जाइए। चलो, तो इसका मतलब ये कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आपस में बैलेंस है। आर फेज, वाई फेज, ये तीनों इंड्यूस ईएमएफ एक बैलेंस फेजर को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। आर फेज को मैंने रेफरेंस मान लिया। तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, दिख रहा होगा आपको, फेज सीक्वेंस आर वाई बी है। और तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट में है। अब पहला पूछा जाता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं सिंक्रोनस जनरेटर में, इनमें कौन सा सीक्वेंशियल, तीनों फेज में जो आपका आर फेज है, वाई फेज, बी फेज, इनमें कौन कौन सा सीक्वेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। तो देख लेते हैं। आपका मुझे देखना है कि आपका जो है, अगर इंड्यूस में बैलेंस सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं तो आर फेज में केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट आएगा, वाई फेज में भी केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट आएगा, और बी फेज में भी केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट आएगा, ठीक है। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आर फेज के तीनों सीक्वेंशियल कंपोनेंट निकालता हूं। आर फेज में अगर पॉजिटिव निकल आएगा तो वाई फेज का भी पॉजिटिव निकल आएगा, बी फेज का भी पॉजिटिव निकल आएगा, ठीक है। ओरिजिनल सिस्टम का फेज सीक्वेंस आपको मालूम है, दैट इज ये आपका ओरिजिनल सिस्टम है। इसका फेज सीक्वेंस हम लोग लेके चल रहे हैं। बताओ क्या फेज सीक्वेंस है? दिख रहा होगा तुम लोग को, फेज सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, आर वाई बी। इंड्यूस ईएमएफ में आपको देखना है कि कौन कौन से सीक्वेंशियल कंपोनेंट है। चलो मैं निकाल रहा हूं आर फेज, तीनों आपके इंड्यूस ईएमएफ बैलेंस है, और बैलेंस सिस्टम में कौन कौन सा आपका सीक्वेंशियल कंपोनेंट है। तो आर फेज में निकाल लेते हैं कौन कौन से। चलो मैं सीक्वेंशियल कंपोनेंट निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सीक्वेंशियल कंपोनेंट, जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट एंड दैट इज नेगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट। कौन कौन सा सीक्वेंशियल कंपोनेंट आपका प्रेजेंट है? सीक्वेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल टू होता था 1/3 1 1 1। ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका था। नाउ दिस इज ए, दिस इज ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर ए। आर फेज में चेक कर लेते हैं, जो आर फेज में होगा वही वाई फेज में होगा, एंड दैट इज बी फेज। नाउ दिस इज आर फेज, वाई फेज एंड दैट इज बी फेज। जो ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ है वो बैलेंस सिस्टम को फॉर्म कर रहा है। क्या सिस्टम को फॉर्म कर रहा है? बैलेंस सिस्टम। बैलेंस सिस्टम में कौन कौन सा सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा वो हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। क्या ये फार्मूला होता है? हेलो, ये आपके तीनों इंड्यूस ईएमएफ, तीनों फेज के इंड्यूस ईएमएफ आपके बैलेंस सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। तब मैं देखना चाहता हूं बैलेंस सिस्टम में फिर इंड्यूस ईएमएफ में कौन कौन सा सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा। वैल्यू रख देते हैं। हेलो, 1/3 1 1 1 1 ए
ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर ए। आर से जो रेफरेंस है मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई एंगल 0 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा कट करके आगे ले लें, जैसे कि यहां पर मैं चीजें लिख पाऊं। ठीक है, ये आपका आर फेज का मैंने रख दिया। ना वाई फेज आपका क्या कर रहा है, चलो वाई फेज भी निकाल देता हूं। नाउ दिस इज वाई फेज 120 डिग्री लैग कर रहा है, और बी फेज आपका 120 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। सिक्वेंशियल कंपोनेंट निकालने हैं। बैलेंस सिस्टम में कौन कौन सा सिक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, जो एक फेज में होगा वही आपके दूसरे फेज में होगा, तो आर फेज में निकाल लेते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट का भी फेज सीक्वेंस सेम होने वाला है। ठीक है, चलो इसको अगर मैं लिखना चाहूं ए के फॉर्मेट में, चलो जीरो सिक्वेंशियल कंपोनेंट निकालते हैं। इंड्यूस ईएमएफ, चूंकि इंड्यूस ईएमएफ बैलेंस सिस्टम को फॉर्म करे, क्या इंड्यूस ईएमएफ में हर एक फेज के इंड्यूस ईएमएफ में क्या जीरो सिक्वेंशियल कंपोनेंट होगा? नाउ दिस इज 1/3, दिस इज नथिंग बट द ई एंगल 0 डिग्री प्लस ई एंगल माइनस 120 प्लस ई एंगल प्लस 120। ये आपको दिख रहा होगा बेटा, ये वैल्यू है बेटा ए की और ये है ए स्क्वायर। ई कॉमन हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, कितना हो जाएगा 0। तो जीरो सिक्वेंशियल कंपोनेंट तो नहीं होना है, इंड्यूस ईएमएफ में जीरो सिक्वेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, नाउ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं। 1/3 ई एंगल 0 डिग्री प्लस ए इंटू एंगल माइनस 120 डिग्री प्लस दैट इज ए स्क्वायर ई एंगल प्लस 120। अब देखेंगे इसको आप लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 1 एंगल 120 डिग्री 1/3 ई एंगल 0 डिग्री, इसको लिख दीजिए 1 एंगल प्लस 120, दिस इज ई एंगल माइनस 120 प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 एंगल माइनस 120 इंटू ई एंगल प्लस 120। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/3, दिस इज ई एंगल 0 डिग्री। यहां पर ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा तो ई रहेगा, फेज एंगल आपस में ऐड हो जाएगा तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। दिस इज ई एंगल 0 डिग्री बचेगा और यहां भी आपका ई एंगल 0 डिग्री बचेगा। हेलो, मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फेज आपस में ऐड हो जाएगा तो फेज 0 हो जाएगा, माइनस 120 प्लस 120, 1/3 इंटू 3 इंटू ई एंगल 0 डिग्री। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ई एंगल 0 डिग्री। आपके आर फेज में केवल और केवल पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट है, आर फेज में केवल और केवल पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट है, जो कि कितना है, ई एंगल 0 डिग्री। आर फेज में जीरो सिक्वेंशियल कंपोनेंट नहीं है। हेलो, आर फेज में जीरो सिक्वेंशियल कंपोनेंट नहीं है, आर फेज में केवल और केवल पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट है। क्या निगेटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट है, देखते हैं। इंड्यूस ईएमएफ में केवल और केवल पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट है। तो जब मैं सिक्वेंशियल नेटवर्क बनाऊंगा ना, तो जब मैं पॉजिटिव सिक्वेंशियल नेटवर्क बनाऊंगा तो इंड्यूस ईएमएफ में पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट है, तो इंड्यूस ईएमएफ में अगर पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट है तो वो पॉजिटिव सिक्वेंशियल नेटवर्क में आएगा। निगेटिव जीरो सिक्वेंशियल
कंपोनेंट नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ में जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट नहीं है, तो जब मैं जीरो सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाऊंगा ना जनरेटर का, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ में निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट नहीं है। तो निगेटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क जब आप बनाएंगे ना जनरेटर का, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ में निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है ही नहीं, तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे आएगा नहीं वहां। चलिए, इतना लिख लिया आपने। चलिए आगे चलते हैं, जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट देखते हैं। आर फेज में क्या जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट है? वो नेगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है। आर फेज में नेगेटिव 1/3 इतना आ जाएगा, ई एंगल 0 डिग्री प्लस ए स्क्वायर होगा बेटा। हेलो, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज ए, प्लस ए स्क्वायर ई एंगल माइनस 120 डिग्री प्लस ए इंटू ई एंगल प्लस 120। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं बेटा 1 एंगल 120 ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 एंगल 120 प्लस 120 ए हो जाएगा। नाउ दिस इज 1/3 ई एंगल 0 डिग्री, दिस इज ए स्क्वायर ई। इसको लिख सकते हैं 1 एंगल 120 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और 1 एंगल 120 को लिख सकते हैं ए। माइनस 120 को ए लिखा, और यहां पर मैंने इसको ए लिखा। ये कितना हो जाएगा? दिस इज 1/3 ई एंगल 0 डिग्री ए की पावर 4 ई प्लस ए स्क्वायर इंटू ई। ए की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए क्यूब। लिखने दीजिए, सब छूट रहा है। ठीक है, मैं अभी टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए, रुक जाओ। तुम ही लोग बोलते हो आगे चलिए, तो मैं आगे चल देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। ए की पावर 4 को ए क्यूब लिख देंगे, ई एंगल 0 डिग्री यहां पर आ जाएगा ई, दिस इज ई। नाउ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई। यहां से ई कॉमन ले लीजिए, तो 1/3 ई बाहर आ जाएगा, 1 एंगल 0 डिग्री प्लस ए स्क्वायर। और 1 एंगल 0 डिग्री को जब लिखेंगे तो केवल 1 आएगा, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर। ये आपका 0 हो जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर, ये पूरा बेटा 0 हो जाएगा, तो दिस इज 0। तो निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। तो आर फेज में मैंने निकाला, आर फेज में ना तो जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट है ना ही निगेटिव सीक्वेंशियल, केवल आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ में आर फेज में पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट। इसको लिख दीजिए, फिर मैं ऊपर कर देता हूं। अगर सिस्टम बैलेंस है, तीनों इंड्यूस्ड ईएमएफ बैलेंस है, उनमें केवल और केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, उनकी वैल्यू भी बिल्कुल बराबर आएगी। जितना फेज वोल्टेज होगा उतना ही पॉजिटिव सीक्वेंशियल वोल्टेज भी होगा। मैं दिखा रहा हूं, फेजर से बना के दिखा रहा हूं। क्या हो गया? कैमरा ओपन करो यार तुम लोग, पता नहीं क्यों कैमरा बंद कर लेते हो। अगर तुम लोग कैमरा ओपन करोगे मैं आपको ज्यादा अच्छा पढ़ा पाऊंगा, आपके अच्छे के लिए मैं बोलता हूं। अगर चेहरे मेरे पास सामने होंगे, मैं आपको यूट्यूब में भी पढ़ा सकता हूँ, यूट्यूब में चेहरे नहीं आते हैं, उतना अच्छे से मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप मेरे सामने अपना चेहरा दिखाएंगे तो मुझे ज्यादा चीजें जो है बताने में आसानी रहेगी। अरे संदीप, ऐसे चेहरा नहीं दिखाओ, डर रहा हूं है। तुम तो जैसे होता ना कि जैसे वो भुतही पिक्चरें आती थी आज से 20 साल पहले, ऐसे टार्च लगा देते थे, ऐसे मत दिखाओ।
चलो ठीक है, चलो यहाँ पर मैं आपको पहली चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहला क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तीनों आपके जो है जो इंडिजिनस है बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो आपका केवल, अगर बैलेंस सिस्टम में ईएमएफ अगर बैलेंस है तो केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, जीरो सीक्वेंशियल नहीं होगा, ना ही निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, ठीक है। और आपका जो पॉजिटिव आर फेज में जो पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है, लो आर फेज का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना, आर फेज का वोल्टेज ई एंगल 0 डिग्री है, तो आर फेज में जो पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है वो भी कितना है, ई एंगल 0 डिग्री, बिल्कुल बराबर है। देखो बिल्कुल बराबर है, जो आर फेज का फेज वोल्टेज है इंड्यूस में वही आपका पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है। वाई फेज में जितना भी इंड्यूस ईएमएफ होगा वो वाई फेज का पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, और बी फेज में जितना इंड्यूस ईएमएफ होगा वो आपके बी फेज के पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट। केवल तीनों फेज में पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, फेजर बना के दिखाता हूं। लिख लिया तो आगे चले, ये आप लिख लिया। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ऊपर कर दीजिए, लिखने नहीं दे रहे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर भी किए दे रहा हूं, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। और मुझे इंटीमेट कर दिए अगर हो गया हो तो मैं आगे चल सकूं। चलो चलो आ जाओ। तो यहां पर आप सिस्टम बनाएंगे, दैट इज आपके जो इंड्यूस ईएमएफ है, these are the induced EMF, they are balanced system, they are always balanced। चाहे अनबैलेंस लोड लगाओ, चाहे फॉल्ट कराओ, कुछ भी कराओ, कोई सी भी फॉल्ट कराओ, इंड्यूस ईएमएफ हमेशा बैलेंस रहेंगे। आर फेज, वाई फेज एंड दैट इज बी फेज। मैग्नीट्यूड होगा ई एंगल 0 डिग्री, वाई फेज आपका आर फेज से लैग करेगा, बी फेज आपका आर फेज से लीड करेगा। नाउ दिस इज 120 डिग्री, ये आपका लीड करा 120 डिग्री। जब मैं इसको सीक्वेंशियल कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा तो अगर सिस्टम मेरा बैलेंस है तो केवल और केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा। आर फेज में भी केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, वाई फेज में भी केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, और बी फेज में निगेटिव वाले जीरो होंगे और आपका जीरो सीक्वेंशियल भी जीरो, तो उनको नहीं बना रहा हूं। निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट भी हर एक फेज में जीरो होगा और जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट भी जीरो, केवल और केवल आपके इंड्यूस ईएमएफ में पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होंगे, ठीक है। चलो आर फेज में जो पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू मैंने निकाली थी। हेलो आर फेज में ये जो पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है कितना आ रहा है, ई एंगल 0 डिग्री। हेलो कितना आ रहा है, ई एंगल 0 डिग्री, ठीक है। ये बताओ पॉजिटिव सीक्वेंस का फेज सीक्वेंस और ओरिजिनल का फेज सीक्वेंस बराबर है, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो इसका फेज सीक्वेंस भी आर वाई बी होगा। तो यहाँ तो आर आपने बना लिया जो कि रेफरेंस है। यहाँ पर कौन सा फेजर होगा, यहाँ पर आपका वाई फेज का पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा और यहाँ पर आपका बी फेज का पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट। ध्यान से देखिए आपके ये तीनों भी आपस में कैसे होते हैं, बैलेंस होते हैं। बैलेंस होते हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, बराबर आएगा। हेलो तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, बराबर आएगा। और बेटा आपका वाई फेज का जो पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है आर फेज के पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट कितना लैग करेगा, 120 डिग्री, और वाई फेज का जो पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है आर फेज से कितना लीड करेगा, 120 डिग्री। तो ये आएगा बेटा -120 और ये आएगा +120, दिस इज +120। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हेलो वाई फेज के पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए ई एंगल 0 डिग्री इंटू 1 एंगल -120। ध्यान से देखो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई फेज का जो पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है इसको लिख सकते हैं ई एंगल 0 डिग्री इंटू 1 एंगल -120। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये आपका
आर फेज का पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट और 1 एंगल -120 को ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस इज ए स्क्वायर, आर फेज का पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट, और इसको लिख सकते हैं, ये मैंने आपको सबको लिखना बताया है पहले से, ई एंगल 0 डिग्री 1 एंगल प्लस 120, इसको लिख सकते हैं बेटा, ये है आपका आर फेज का पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट, दिस इज द ए। तो दिस इज ए इनटू आर फेज का पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट। क्या मेरी बात समझ रहा है? अगर आपका आर फेज का पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट आपने ई R1 माना है, तो वाई फेज का जो पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट होगा दैट इज ए स्क्वायर इनटू आर फेज का पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट, और बी फेज का जो पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट का ई इनटू आर फेज का पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये इससे 120 डिग्री लैग करेगा तो -120 का मतलब ए स्क्वायर, और बेटा ये लीड करेगा तो +120 का मतलब ए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? केवल पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट ही होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ में केवल और केवल पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट होंगे। तो जब मैं पॉजिटिव सिक्वेंशियल नेटवर्क बनाऊंगा जनरेटर का, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ में पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब मैं पॉजिटिव सीक्वेंस बनाऊंगा तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ का पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट दिखाना पड़ेगा जो कि प्रेजेंट है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट नेटवर्क में, लेकिन इसमें निगेटिव और जीरो सिक्वेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो मैं स्टेटमेंट अब लिखने जा रहा हूं, स्टेटमेंट समझने की कोशिश करिएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप चीजें समझ पाए, आगे की चीजें। अब फॉल्ट खत्म होने की स्टेज में है, ठीक है? तो चीजें ऐसा ना हो कि फॉल्ट मैंने आपको अच्छा पढ़ाया और लास्ट में जाकर मैं उसको घसीट दूं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं आपको प्रॉपर सेम तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चले आगे, अगर हो चुका हो। चलो तो स्टेटमेंट लिखें। अगर हो गया हो तो मैं आगे चलूं, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चल सकते हैं, इंटीमेट कर दीजिए। चलिए लिखिए जरा अब स्टेटमेंट। इन द थ्री फेज synchronous generator, in the three phase synchronous generator, the induced EMF are always balanced. Are always balanced. इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा बैलेंस होंगे। सो दैट अगर ये बैलेंस है तो इनमें केवल कौन सा सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ में? पॉजिटिव। सो दैट in the induced EMF only positive sequential component will be present। केवल पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट ही उसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ में पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। आर फेज, वाई फेज, बी फेज में केवल और केवल पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट। पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट तीनों फेज के आपस में बैलेंस होते हैं, तो उनका भी मैग्नीट्यूड बराबर है। लो, ये जो पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट होंगे तीनों इंड्यूस्ड ईएमएफ के, वो भी आपस में बैलेंस होते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर होगा तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। और चूंकि ये तीनों भी बैलेंस होते हैं, फेज डिफरेंस कितना होगा? 120, 120 एंड 120 डिग्री विल बी प्रेजेंट। दैट इज, ये मैंने लिखा है, तीनों फेज में केवल आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ में पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और उसकी वैल्यू बताओ, तीनों फेज के पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट अगर मैं लिखूं, आर फेज में जो पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट है, अगर उसको मैं ई एंगल 0 डिग्री से दिखा रहा हूं, तो आपका वाई फेज का जो पॉजिटिव सिक्वेंशियल कंपोनेंट बैलेंस होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ये से क्या होगा? फेज सीक्वेंस ओरिजिनल के बराबर। वाई फेज लैग करेगा और बी फेज क्या करेगा? लीड करेगा। ये आपको बिल्कुल क्लियरली आपको
मेंशन होना चाहिए। या फिर आप अगर इसको आर फेज के फॉर्म पे वाई फेज के पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट को आर फेज के पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखना चाहते हैं तो ए स्क्वायर इंटू आर फेज का पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट, वाई फेज के पॉजिटिव सीक्वेंशियल बी फेज के पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट को आर फेज में लिखना चाहते हैं तो ए इंटू आर फेज का पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट। बात क्या है, सेम है। ठीक है, चलो एक पॉइंट इसी में और लिखेंगे, निगेटिव इंड्यूस ईएमएफ में कभी भी निगेटिव सीक्वेंशियल और जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। तो जब मैं आपको चलो थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट हो गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। चलिए, क्या सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? इंटीमेट करें, क्या सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलो, तो मैंने बोला कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ में केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है। तो जब मैं जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाऊंगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ में पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क है, तो जनरेटर के पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क में इंड्यूस ईएमएफ को दिखाएंगे। लेकिन जो इंड्यूस ईएमएफ है उसमें निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट नहीं है, ना ही जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट नहीं है, जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट नहीं। तो जब मैं जनरेटर का निगेटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाऊंगा उस नेटवर्क में इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क में आपको इंड्यूस ईएमएफ का निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट दिखाना पड़ेगा। अब निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट नहीं है तो आपका निगेटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क में इंड्यूस ईएमएफ नहीं दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएंगे। और जब मैं आपके जनरेटर का जीरो सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाऊंगा तो जीरो सीक्वेंशियल नेटवर्क में आपको इंड्यूस ईएमएफ का जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ में जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि वो बैलेंस है। इसलिए जब मैं निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाऊंगा जनरेटर का तो उसमें आपका जो है इंड्यूस ईएमएफ का निगेटिव या फिर जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट नहीं है, तो आपका इंड्यूस ईएमएफ नहीं दिखाया जाएगा। तो इस चीज को लिख लीजिए जरा। अभी मैंने नेटवर्क बनाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले से चीजें बता दी हैं कि कहां पर किस सीक्वेंशियल नेटवर्क में आप दिखाएंगे। अगर किसी भी कंपोनेंट के अंदर वो सीक्वेंशियल कंपोनेंट है तब तो वो नेटवर्क में आएगा, अदरवाइज नेटवर्क में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां लिखें, देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ में केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है, इसलिए पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क में, जनरेटर के पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क में तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, लेकिन निगेटिव और जीरो सीक्वेंशियल नेटवर्क में इंड्यूस ईएमएफ नहीं दिखाया जाता। देयरफॉर, या फिर ये लिखो, देयर इज ए नो negative and zero sequential
component, there is no negative and zero sequential component in the induced EMF, so that when we form the sequential network, network of synchronous generator, there is a no induced EMF shown in the negative and zero. There is a no induced EMF shown in the negative and zero sequential network of the synchronous generator. क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ में निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं है, इसलिए जब मैं जनरेटर का निगेटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाऊंगा और जीरो सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाऊंगा तो उन सीक्वेंशियल नेटवर्क में इंड्यूस ईएमएफ नहीं दिखाया जाएगा। केवल इंड्यूस ईएमएफ जनरेटर के किस सीक्वेंशियल नेटवर्क में दिखाया जाएगा? पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क में ही इंड्यूस ईएमएफ दिखाएंगे, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ में केवल और केवल कौन सा कंपोनेंट है? पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। क्या मेरी बात इतनी समझ पा रहे हैं? अभी मैं नेटवर्क बनाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है, लेकिन ये मैंने स्टेटमेंट लिखा दिया। अब हम बात करते हैं, पहला चीज तो मैंने आपको समझाया कि इंड्यूस ईएमएफ बैलेंस है। दूसरा मैंने बताया था कि जब भी सिस्टम अनबैलेंस होगा, थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर हमेशा इंड्यूस ईएमएफ बैलेंस होंगे, लेकिन जब सिस्टम में अनबैलेंस लोड या फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अकर हो गई तो टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट कैसे हो जाएंगे? अनबैलेंस। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास सिंक्रोनस जनरेटर है, ईएमएफ तो इंड्यूस ईएमएफ तो बैलेंस होंगे, लेकिन जब मैं अनबैलेंस लोडिंग कर दूंगा या फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है तो समझाने के लिए मैं अनबैलेंस लोड लगाते ही सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। और जब भी सिंक्रोनस जनरेटर अनबैलेंस होगा तो टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट अनबैलेंस होंगे। चलिए समझाने की कोशिश करता हूं। चलो अब टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया, आगे चले। चलो, Now I can be considered three phase synchronous generator जिसमें EMF हमेशा कैसे होंगे? बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। Now this is nothing but a three phase synchronous generator. ये आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, EMF हमेशा बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। चल, Now this is your synchronous generator, R phase। EMF हमेशा बैलेंस होंगे। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 100 एंगल 0 डिग्री, EMF हमेशा बैलेंस होंगे। This is Y phase, मैग्नीट्यूड 100, एंगल कितना हो जाएगा? -120। बैलेंस्ड होंगे, EMF हमेशा बैलेंस होंगे, इसलिए मैं EMF को बिल्कुल बैलेंस लेके चल रहा हूं।
EB 100 एंगल 120। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर लिया है और इसके जो ईएमएफ होंगे वो हमेशा बैलेंस दिखाए? मैंने हमेशा ईएमएफ कैसे दिखाया? बैलेंस्ड। ठीक है, चलिए नाउ सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सिंक्रोनस रिएक्टेंस हर एक वाइंडिंग का बराबर होगा कि अलग अलग होगा? नंबर ऑफ टर्न बराबर है, रिएक्टेंस हमेशा बराबर होंगे। चलो इसको मैं जेडएस से रिप्रेजेंट करता हूं। जेडएस मान लेते हैं 1 ओम। तीनों वाइंडिंग का सिंक्रोनस रिएक्टेंस बराबर होगा, जिसको जनरली मैं इंपीडेंस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 ओम। चलिए ये मेरे पास 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर है। चलो यहां पर मैं एक 3 फेज अनबैलेंस लोड लगा देता हूं। 3 फेज अनबैलेंस लोड, वो भी स्टार कनेक्शन में। अनबैलेंस लोड का मतलब है तीनों फेज के इंपीडेंस अलग अलग। तीनों फेज के इंपीडेंस कैसे हैं बेटा? अलग अलग। चलो यहां लिख देता हूं, ये आपका आर फेज है, ये आपका वाई फेज है, ये आपका बी फेज है। अनबैलेंस लोड आई कैन बी कनेक्टेड। इसको थोड़ा सा पास बनाई, नहीं तो तीसरा फेज में कहां बनाऊंगा? दिस इज योर अनबैलेंस लोड। ठीक है, चलो अनबैलेंस लोड का मतलब तीनों फेज के इंपीडेंस अलग अलग है। चलो आर फेज का इंपीडेंस मैंने ले लिया 4 ओम समझाने के लिए। वाई फेज में जो इंपीडेंस लगा है दैट इज आई कैन बी कंसीडर 9 ओम। और बेटा बी फेज में जो इंपीडेंस लगा है वो मैंने ले लिया 24 ओम। क्या ये अनबैलेंस लोड है? क्या ये अनबैलेंस लोड है? दिख रहा होगा आपको अनबैलेंस लोड है। नाउ आई कैन बी कनेक्टेड। अनबैलेंस लोड कनेक्ट करते ही आप देखेंगे इंड्यूस ईएमएफ तो हमेशा बैलेंस होंगे, लेकिन टर्मिनल करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज आपके कैसे हो जाएंगे? अनबैलेंस। सिंक्रोनस जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ हमेशा बैलेंस होंगे, लेकिन जैसे ही आप अनबैलेंस लोड या फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अकर होगी तो टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट अनबैलेंस हो जाएंगे। नाउ यू कैन बी सी द पिक्चर। कनेक्ट कर रहा हूं, ये मैंने बी फेज से कनेक्ट कर दिया, बी फेज के लोड को मैंने बी फेज से कनेक्ट कर दिया। और ये बेटा मैंने आपके वाई फेज से कितना लोड कनेक्ट कर दिया? 9 ओम का लोड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज ए अनबैलेंस लोड। यहां लिख देता हूं, दिस इज ए अनबैलेंस लोड। अच्छा, कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाए इसलिए मैं एक चीज और भी बता देता हूं। वैसे तो ऐसा होता है नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसा कह रहा हूं तो कर लीजिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये कैसा लोड है? अनबैलेंस्ड लोड है। अनबैलेंस्ड लोड। दिस इज ए अनबैलेंस्ड लोड। ठीक है, तीनों फेज में आपने आर फेज, वाई फेज और बी फेज में, आर फेज में कितना इंपीडेंस लगाया है? हेलो, 4 ओम। वाई फेज में 9 ओम और बी फेज में 24 ओम। ठीक है, चलो
अब कैलकुलेशन के लिए देखो इस तरह केवीएल लगाना पड़ेगा, 3 बनानी पड़ेगी। मैं बोल दे रहा हूं हेलो, यहां पर आप मान लीजिए कि दोनों के न्यूट्रल कनेक्ट है, मान लीजिए दोनों के न्यूट्रल कनेक्ट है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी क्योंकि मैं आपको कल पॉइंट निकलाना चाहता हूं। ठीक है, मान लेते हैं हेलो, मान लेते हैं दोनों के न्यूट्रल, अनबैलेंस में न्यूट्रल बराबर पोटेंशियल पे नहीं होते, लेकिन कैलकुलेशन आसानी के लिए मैं आपको बोल दे रहा हूं। तो मान लीजिए ये मैंने बोला है, ये ट्रू नहीं होता है, लेकिन उस तरह में फिर कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग भी परेशान हो जाओगे, 3 इक्वेशन बनाओगे, फिर यहां से रख के वहां निकालोगे। इसलिए हम लोग न्यूट्रल को सेम पोटेंशियल पे मान लेते हैं अनबैलेंसिंग के केस में, मान लेते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं ना? कि मैंने माना है ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे होंगे, लेकिन मैंने मान लिया इस क्वेश्चन में, मान लीजिए दोनों बराबर पोटेंशियल पे, तो ज्वाइन कर। अब करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी निकाल सकते हैं। हेलो, आर फेज का करंट निकालना है, हेलो आर फेज का करंट निकालना है, वाई फेज का मुझे करंट चाहिए। हेलो, वाई फेज में कितना करंट फ्लो कर रहा है और बी फेज में कितना करंट फ्लो कर रहा है। वाई फेज में कितना टर्मिनल वोल्टेज है, आर फेज में कितना टर्मिनल वोल्टेज है, वाई फेज में कितना टर्मिनल वोल्टेज और बी फेज में हेलो कितना टर्मिनल वोल्टेज है। बेटा आर, हेलो आर फेज का टर्मिनल वोल्टेज, ये आर फेज है, ये न्यूट्रल है या फिर ग्राउंड है, ये आपका आर फेज का टर्मिनल वोल्टेज है, जो कि आर फेज के इंपीडेंस के क्रॉस जितना भी पोटेंशियल होगा वही आर फेज का वोल्टेज होगा। हेलो, आर फेज के टर्मिनल के क्रॉस, आर फेज में कितना इंपीडेंस लगा है, जेड आर, इस लोड इंपीडेंस के क्रॉस जितना भी वोल्टेज आएगा वही आर फेज का टर्मिनल वोल्टेज होगा। चलो, बी फेज में कितना वोल्टेज लगा है, ये न्यूट्रल है, ये आपका वाई फेज है। तो वाई फेज के टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो वाई फेज के इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालिए। बी फेज में ये न्यूट्रल है, ये आपका फेज है, तो अगर आपको बी फेज के इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज मालूम चल गया तो वी फेज का टर्मिनल वोल्टेज मालूम चल। चलो मैं वोल्टेज निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। हेलो, आर फेज में कितना कर, जैसे आप अनबैलेंस थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर में ईएमएफ आपके कैसे बैलेंस है, जैसे आप अनबैलेंस लोड लगाएंगे सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। और थ्री फेज सिस्टम जब अनबैलेंस, थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर जब अनबैलेंस होगा, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा बैलेंस रहेंगे, लेकिन टर्मिनल करंट आई आर, आई वाई, आई बी ये अनबैलेंस हो जाएंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग आने वाला है। और बेटा जो आपके टर्मिनल वोल्टेज है वो भी कैसे हो जाएंगे, अनबैलेंस, वोल्टेज भी आपका टर्मिनल वोल्टेज अनबैलेंस। चलो मैं निकालने जा रहा हूं। हेलो, आर फेज का करंट अगर आपको चाहिए तो आर फेज में आप इस तरह से घूम जाइए, ध्यान से देखिए, आर फेज के करंट को निकालने जा रहा हूं। आर फेज के करंट को निकालने के लिए यू कैन बी टेकन दिस पाथ, आर फेज के करंट को निकालने के लिए आप इस पाथ में घूम जाइए। मैंने बोला है कि न्यूट्रल बराबर है, तो मान लीजिए ऐसा होता नहीं है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो जरा मुझे आर फेज का करंट बता दो। आर फेज में, हेलो आर फेज में टोटल वोल्टेज, हेलो जब इसमें घूमेंगे टोटल वोल्टेज है ये, और टोटल इंपीडेंस कितना है, 4 और 1 5, तो करंट आप निकाल लेंगे। आर फेज में कितना करंट फ्लो करेगा, आर फेज में जो करंट आएगा दैट इज नथिंग बट द टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस 1 + 4 दैट इज नथिंग बट द 5। कितना आ जाएगा बेटा, 20 ∠0°। इतना करंट होगा। आर फेज में जो करंट है वो कितना आ रहा है, 20 ∠0°, इतना एम्पियर। और बेटा जब ये करंट आपका, हेलो आर फेज का जब ये करंट पास करेगा ना, आर फेज का जो करंट पास करेगा 20 ∠0°, तो बेटा आर फेज के इंपीडेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 20 × 4 कितना आ जाएगा, 80 वोल्ट, 80 ∠0°, यही आपका आर फेज का टर्मिनल वोल्टेज। हेलो, आर फेज का टर्मिनल वोल्टेज आपको मालूम चले, आर फेज का टर्मिनल करंट। वाई फेज में आते, हेलो वाई फेज में अगर आप जो है करंट, वाई फेज का करंट निकालना चाहते हो तो वाई फेज में घूम जाइए। वाई फेज में जब आप घूमेंगे, ध्यान से देखिए, वाई फेज में जब घूमेंगे तो टोटल वोल्टेज मालूम है, टोटल इंपीडेंस मालूम है वाई फेज का। यहां देखो वाई फेज में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वाई फेज में जो करंट आएगा, हेलो व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, दिस इज द टोटल वोल्टेज। व्हाट इज द टोटल इंपीडेंस, ये 1 ओम है और ये 9 ओम है, टोटल है 10। क्या लिख रहा हूं बेटा, वाई फेज में जो टोटल करंट होगा, वाई फेज में जो टोटल करंट होगा, टोटल वोल्टेज कितना है, 100।
एंगल 120 डिवाइडेड बाई टोटल इंपीडेंस कितना है 10, कितना आ जाएगा वाई फेज में करंट 10 एंगल 120, वाई फेज में आपने करंट निकाल लिया, वाई फेज में करंट आ रहा है 10 एंगल माइनस 120। और बेटा वाई फेज के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वाई फेज के इंपीडेंस के क्रॉस जो टोटल वोल्टेज होगा टर्मिनल के क्रॉस वही आपका इंपीडेंस होगा। नाउ दिस इज नथिंग बट अगर आप इसको निकालेंगे ना, ये करंट आपको मालूम है 10 जा रहा है, करंट आपका 10 जा रहा है, इंपीडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90, कितना आएगा 90, 90 एंगल माइनस 120, ये आपका वाई फेज का वोल्टेज होगा, वाई फेज का टर्मिनल वोल्टेज। हेलो, वाई फेज में टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे तो करंट है इनटू इंपीडेंस है, 10 एंगल 120 गुणे 9, 90 एंगल माइनस 120 वोल्ट। ठीक है, चलो वाई बी फेज के बारे में बात करते हैं। बी फेज में कितना करंट फ्लो करेगा, बी फेज का करंट अगर आप निकालेंगे तो बी फेज का जो करंट होगा, बी फेज का टोटल वोल्टेज है 100 डिवाइडेड बाई कितना इंपीडेंस है बेटा, हेलो बी फेज में जब आप चलेंगे, बी फेज में 1 ओम यहां मिलेगा और 24 ओम आपको यहां मिलेगा, तो टोटल 25 ओम है, कितना आएगा 4 एंगल प्लस 120, दिस इज नथिंग बट द 4 एंगल प्लस 120 एम्पियर। और कितना वोल्टेज होगा बेटा जब ये करंट इससे पास करेगा, हेलो ये आपका बी फेज का करंट जब पास करेगा तो कितना इंपीडेंस आएगा, 24 गुणे 4, 24 गुणे 4 96, कितना आएगा 96 एंगल प्लस 120 वोल्ट। अगर आप बी फेज का वोल्टेज निकालें तो आ जाएगा 4 एंगल, इतना करंट है और कितना इंपीडेंस है 24, 96 वोल्ट। देख लीजिए तीनों फेज में वोल्टेज अलग अलग है, हेलो तीनों फेज में, हेलो तीनों फेज में यहाँ पर 80 वोल्ट है, यहाँ पर हेलो यहाँ पर 80 वोल्ट है, यहाँ पर 90 वोल्ट है और यहाँ पर 96 वोल्ट है, तीनों के टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग है और तीनों के टर्मिनल करंट यहाँ पर 20 एम्पियर है, यहाँ पर 10 एम्पियर है और यहाँ पर 4 एम्पियर है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी अनबैलेंस फॉल्ट होगी या फिर अनबैलेंस की कंडीशन आएगी सिंक्रोनस जनरेटर में तो टर्मिनल वोल्टेज अनबैलेंस होंगे, टर्मिनल करंट अनबैलेंस होंगे, लेकिन ईएमएफ हमेशा कैसे रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लिखें इसको। तो जो स्टेटमेंट मैंने आपके लिए लिया था, क्या वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखा था? स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखा था, उस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लीजिए जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था कि आपके जब भी आपके 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर में आपका अनबैलेंस लोडिंग होगी या फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अकर होगी तो टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट आपके अनबैलेंस होंगे, वहीं इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा कैसे रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। और इंड्यूस्ड में बैलेंस है तो उनमें आपका केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, लेकिन करंट और वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट अनबैलेंस है। टर्मिनल वोल्टेज में तीनों सीक्वेंशियल कंपोनेंट होंगे, टर्मिनल करंट में तीनों सीक्वेंशियल कंपोनेंट होंगे, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ में केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा। क्या मेरी बात इतनी समझ रहे हैं? चलो तो मैं लिख देता हूं इस चीज को। चले आगे, अगर हो गया हो मुझे इंटीमेट कर दीजिए, अगर हो गया हो तो आगे चल सकते हैं। चलो यहां पर अब जो है चीजें बिल्कुल क्लियरली आपको मेंशन होनी चाहिए, जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा था कि व्हेन, या फिर लिखें इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड लोड,
unbalanced loading or unsymmetrical fault. Unsymmetrical fault, the terminal voltage and current of three-phase synchronous generator are अनबैलेंस्ड. आपके टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट अनबैलेंस होंगे. तो अगर बेटा कभी भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अकर होगी सिंक्रोनस जनरेटर में, तो टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट अनबैलेंस होंगे. सो दैट टर्मिनल वोल्टेज, तीनों फेज के टर्मिनल वोल्टेज एंड टर्मिनल करंट contains all the sequential component. टर्मिनल वोल्टेज में भी तीनों पॉजिटिव निगेटिव जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट होंगे और टर्मिनल करंट में भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो. सो दैट टर्मिनल वोल्टेज एंड टर्मिनल करंट ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर contains all the three sequential component. That is, वोल्टेज में भी वोल्टेज में भी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, एंड जो टर्मिनल करंट होंगे उनमें भी पॉजिटिव निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा. टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज and terminal current, all the three sequential components, but induced EMF are always balanced. लिख देता हूं, but induced EMF are always balanced of three-phase synchronous generator. Hence, induced EMF is only contains positive sequential component only. That is, induced EMF में केवल पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट होगा, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट में आपके तीनों सीक्वेंशियल कंपोनेंट होंगे. अब आप जो है, तो अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं. हाँ, ऊपर किए दे रहे हैं, लो ऊपर कर दिया. अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब मैं आपके जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट बनाऊंगा तो ईएमएफ आएगा, टर्मिनल वोल्टेज भी आएगा, टर्मिनल करंट भी आएगा. जब मैं निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट बनाऊंगा तो ईएमएफ में निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है तो ईएमएफ नहीं दिखाएंगे, लेकिन करंट में निगेटिव सीक्वेंशियल कंपोनेंट है और टर्मिनल वोल्टेज में इनको दिखाना पड़ेगा. और पॉजिटिव सीक्वेंशियल नेटवर्क बनाऊंगा तो टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट भी आपका दिखाऊंगा, ईएमएफ नहीं दिखाऊंगा. ठीक है, जीरो वाले में. तो कल हम लोग जो है इनके सीक्वेंशियल नेटवर्क कंप्लीट कर लेंगे, जनरेटर वाला, और फिर उसके बाद एक और कंपोनेंट बचेगा, दैट इज ए ट्रांसफार्मर.
और उसके बाद फिर हम लोग अपनी तीनों फोल्ड को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना रखते हैं, फिर अभी यूटी स्टार्ट करते हैं। 8:30 बजे या फिर 8:35 तक मैं आपको आईडी भेज दूंगा। यूटी की हम लोग जो है सेकंड क्लास करेंगे, दैट इज नथिंग बट टंगस्टन वैक्यूम। चलिए, तो यूटी की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यूटी में हम लोग को कार्बन फिलामेंट लैंप हो चुका था। दूसरा हम लोग जो है वैक्यूम फिलामेंट या फिर टंगस्टन आपका फिलामेंट लैंप पढ़ने जा रहे थे, जिसका दूसरा नाम होता है वैक्यूम टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ठीक है, एक लेक्चर जो आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो मैं कल परसों में रिकॉर्ड करके पर्सनली आपको जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो मीटिंग आप लीव कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी भेज रहा हूँ, उसमें टाइमिंग भी आपका जो है मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड, उसमें टाइमिंग भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, उसी टाइमिंग में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का स्टार्टिंग का दिखा दे। यहां से स्टार्ट किया था आज।